नमस्कार, मैं एके सिंह और आज भूमंत्र संवाद का ये 5वां संस्करण है और आज आप सभी के साथ कुछ सामाजिक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो खेद है कि आज कुछ लेट से आप लोगों के साथ जुड़ा। जुड़ने की वजह थी फेसबुक के इंटरनल सर्वर में लाइव आने में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी, इस कारण से थोड़ी-सी लेट हुई है, उसके लिए माफ़ी। और आप सभी लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज हमारे साथ 2 गेस्ट भी हैं, जो इन सारे मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे, उन सारे सवालों को भी हम लोग लेंगे और आप सभी लोग इस लाइव को शेयर कर दें ताकि जो भी इसमें जुड़ना चाहें, वो जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग पहले जल्दी से इसे शेयर कर दें अपने-अपने ग्रुप में, अपने लोगों के पास। जल्दी से आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और हाँ, जो भी जुड़ रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें, कौन-कौन अभी हमारे साथ हैं। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट भी करेंगे कि कौन-कौन अभी हमारे साथ हैं, तो आप लोगों से बातचीत करने में हमारे लिए भी थोड़ी-सी आसानी और सहूलियतें होंगी। बहुत अच्छे, आप सभी एक-एक करके जुड़ रहे हैं। आज एक इम्पोर्टेंट मैटर है, मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम जेन्युइनली बात करने वाले हैं आप सभी के साथ विवाह में आ रही चुनौतियों के ऊपर। समाज के साथ एक समस्याएं हो रही है विवाह को लेकर। अच्छे मैच ढूंढना या दहेज की समस्या या सही और सूटेबल वर और वधू की तलाश करना, समाज के अंदर जो अंतर्जातीय विवाह, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और इन सारे बातचीत में हमारे साथ 2 गेस्ट भी होंगे, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। लेकिन उससे पहले जल्दी सा एक-एक करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपके किसी भी सवाल को आपका कोई भी सवाल छूट ना पाए। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। नीरज कुमार भारद्वाज बहुत अच्छे, और अंकु जी भी जुड़ गई है। ज़ोर से बोलें? अच्छा ठीक है, और ज़ोर से बोल सकता हूँ। आई थिंक कि मुझे लगता है कि आपको भी अपनी आवाज़ थोड़ी-सी बढ़ा लेनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मैं एक बार अपने ऑडियो को भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ओके, ग्रेट। आई थिंक कि अब आपको मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही होगी, कोई समस्या भी नहीं हो रही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आज हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे, तो आज इन जो हमारा चर्चा का विषय है, वो ये विषय है हमारा कि समाज में भूमंत्र ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि समाज में विवाह की बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसके समाधान क्या हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, भूमंत्र की एक सहयोगी संस्था वत्स सेवा समिति, जो हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। भूमंत्र का समाज के लिए एक डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म भूमंत्र विवाह। आखिर समाज को इस भूमंत्र विवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सारी चीजों के ऊपर आज बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में 2 लोग हैं। एक हैं श्रीमती रानी शर्मा जी और दूसरा हमारे साथ हैं श्री रजनीश जी। तो उम्मीद करेंगे, सबसे पहले हम रानी शर्मा जी का स्वागत करेंगे, महिला फर्स्ट।
तो रानी जी तो रानी जी आप अपने बारे में आप बताइए। अपने बारे में बताइए। नमस्ते नितिन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पे हम लोग को बुलाया अपना विचार रखने के लिए। सबसे पहले तो मेरा नाम रानी शर्मा है और मैं वत्स सेवा समिति संस्था और भूमंत्र दोनों में हूँ। और हमारी संस्था सबसे पहले रक्तदान का काम करती थी। उसके बाद पिछले साल से हम लोग सामूहिक वैवाहिक आयोजन कर रहे हैं। जी जी तो तो आज रानी जी आज हमारे साथ तो रानी है जी ही, हमारे हम साथ तो है ही, हम अपने अपने दूसरे गेस्ट का भी स्वागत दूसरे गेस्ट का भी करेंगे। स्वागत करेंगे। इससे पहले देखिए इससे अभी पहले क्या है देखिए कि अभी आज क्या हम है लोग कि आखिर आज हम मुद्दे पे लोग आखिर क्यों यहाँ पर मुद्दे पे इकट्ठा क्यों हुए यहाँ पर हैं इकट्ठा हुए हैं और और आपके साथ हम क्यों आपके बात साथ करना हम चाह क्यों रहे बात हैं, करना चाह रहे हैं या सही या मायने में सही पूछिए मायने में तो पूछिए आपकी तो क्या जरूरत आपकी है क्या हमें, जरूरत है हमें। ये मैटर करता ये है। मैटर करता है। जी समाज की समाज एक की आज के एक डेट में आज के सबसे डेट बड़ी में सबसे समस्या है बड़ी समस्या है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह। दूसरी समस्या है दूसरी समस्या है दहेज की। दहेज की। मेरी आवाज मेरी रिपीट आ रही आवाज है। रिपीट आ रही है। हाँ, ओके। ओके आवाज आ रही है। अब मेरी आवाज सही जा अब रही है। मेरी आवाज सही जा रही है। जी ओके, ओके चलिए तो चलिए बहुत तो अच्छे। बहुत अच्छे। आप सभी लोग बिल्कुल, आप सभी लोग बिल्कुल मैं आज मैं मैं बैठा यहाँ हूँ पर मैं तो बैठा आज हूँ मैं तो प्रॉपरली आज मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली आज ये चाहता हूँ कि आज पॉडकास्ट ये बिल्कुल वन पॉडकास्ट बाई वन बिल्कुल ना वन बाई होकर वन ना होकर ये बहुत ही ज्यादा ये बहुत ही सामाजिक ज्यादा मैटर है। सामाजिक मैं मैटर यहाँ है। पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, रानी जी हैं, रानी जी हैं, रजनीश जी हैं। रजनीश जी हैं। तो इन तो सभी लोगों के इन साथ सभी बैठने लोगों के का साथ एक जो बैठने का एक जो मुख्य पर्पस है मुख्य पर्पस है वो है वो है कि जो कि जो समस्याएं जो हैं अभी समस्याएं हैं अभी जेन्युइनली जेन्युइनली कि कि समाज के अंदर जो समाज के अंदर जो अंतरजातीय विवाह अंतरजातीय और विवाह दहेज और वगैरह की दहेज समस्याओं को वगैरह की लेकर, समस्याओं को तो लेकर आज तो सही आज मायने में सही मायने में इन्हीं सारी चीजों के इन्हीं ऊपर सारी बात चीजों करना के है। ऊपर और बात इसमें करना है जरूरी और नहीं है इसमें कि जरूरी मैं नहीं है कि मैं और रजनीश जी और या रजनीश रानी जी जी ही या बात कर रानी जी ही पाएंगे। बात कर पाएंगे। उससे भी ज्यादा उससे भी इम्पोर्टेंट ज्यादा ये है इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कि आप इसमें क्या सोचते आप हैं। क्या सोचते हैं। आपका रोल सबसे आपका ज्यादा रोल सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा होने वाला है। महत्वपूर्ण होने वाला यानी है। कि यानी कि आप सिर्फ आप एक सिर्फ व्यूअर एक नहीं, व्यूअर नहीं, आप हमारे आप साथ हमारे कमेंट साथ बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स बातचीत में जो करेंगे, बातचीत करेंगे उन्हीं सारी उन्हीं बातचीत सारी के बातचीत आधार के पर आधार पर आगे की सारी आगे की डिस्कशन सारी चलेंगी। डिस्कशन चलेंगी। रिपीट हो रहा है वॉइस रिपीट हो हमारा। रहा है वॉइस ओके, हमारा। ओके चलिए तो सबसे पहले चलिए तो तो सबसे पहले तो हम अपने हम अपने दोनों गेस्ट का स्वागत कर दोनों लेते गेस्ट का हैं। स्वागत कर रानी लेते शर्मा हैं। जी से आपने रानी मिल शर्मा लिया। जी से आपने मिल लिया। रजनीश जी आप क्या रजनीश जी कहेंगे। आप क्या कहेंगे। मेरी आवाज आ रही है मेरी क्या? आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। सबसे पहले सबसे मैं पहले भूमंत्र मैं टीम को भूमंत्र टीम और को और रंजनी जी मैं आपको नमस्कार मैं करता हूँ नमस्कार जो करता आपने हूँ जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिए प्लेटफॉर्म दिए हैं हैं इस इस बातचीत करने के बातचीत लिए। करने के लिए और और जो मुद्दा है जो मुद्दा सामूहिक सामूहिक विवाह, विवाह उस पे उस पे बात विचार करने बात के विचार लिए सर करना। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी तो बिल्कुल तो बिल्कुल आप सभी लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे तो एक एक करके सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको हमारी आवाज क्लियर भी मिल रही होगी। एक बार आप लोग हमारे साथ जल्दी सा जुड़ के मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। जी, आई होप कि अब हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आप मिल रही लोगों को होगी। क्लियर मिल रही होगी।
रानी जी को माघी गीत बाली दीदी प्रणाम कर रही हैं। अजय जी थोड़ा सा हमें बताया जाए हमें कि बताया क्या जाए हमारी कि आवाज क्या क्लियर हमारी आ रही है या नहीं। जी क्लियर है अब? जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो तो हम लोग आज चर्चा हम करने लोग आज वाले हैं। चर्चा करने वाले हम हैं। लोग आज हम लोग आज बात कर रहे थे बात कर रहे थे सामूहिक विवाह सामूहिक विवाह और और बाकी चीजों के बाकी ऊपर चीजों के कि ऊपर आखिर कि समाज में आखिर ये समाज में समस्याएं ये कैसे समस्याएं उत्पन्न हो कैसे रही है उत्पन्न हो रही और है इसका क्या और इसका समाधान क्या है। समाधान है। सबसे पहले तो हम सबसे लोग पहले आज तो हम लोग आज रानी जी से एक चीज रानी जानना जी से एक चीज चाहेंगे। जानना आप चाहेंगे। चूंकि महिला भी आप हैं, चूंकि महिला भी हैं जी अ, और और महिलाओं की आप समस्याओं को भली भांति समझती भी होंगी। तो जेन्युइनली हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर समाज में जो अभी दहेज की समस्या है या अंतरजातीय विवाह की समस्या है, इन सारी चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, इसे कैसे सही किया जा सकता है, ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसका क्या समाधान हो सकता है रानी जी? अंजलि जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल अंजलि जी मेरा मतलब मानना है सबसे पहले कि हम लोगों को अपने बच्चों की शादी का एक उम्र निर्धारित कर लेना चाहिए। अभी जो एज का फैक्टर है ना वो भी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। जी पहले के जी टाइम में शादी का उम्र सही मतलब सही था, हम लोग के टाइम में कह सकते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है ना तो लड़की का हो या लड़की का हो जो एज 30 के बाद जो शादी हो रही है वो एक अंतरजातीय विवाह का भी एक कारण हम लोग मान सकते हैं। जी बिल्कुल। और जी इसलिए सभी को हम लोग जितने भी हैं सबको सोचना चाहिए कि नहीं कम से कम उम्र पे लड़का या लड़की हो हम लोग को उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। 24-25 साल एक उम्र होना चाहिए, 26-27 साल, लेकिन 30-32-33 साल नहीं उम्र होना चाहिए, चाहे जी लड़का हो या लड़की जी हो। क्योंकि 30 साल के बाद क्या होता है ना जैसे हम भी एक महिला है आप पूछे हैं तो कम उम्र में होता है शादी। कम उम्र मतलब 18-20 साल हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब जैसे 25 साल में भी अगर शादी हो गई तो एक किसी के घर में आप जाते हैं तो अपने आप को उस हिसाब से ढालना हमारे लिए आसान होता है। और जब लड़का या लड़की की उम्र 20-20 साल के बाद हो जाती है ना तो वो मतलब एडजस्टमेंट नाम का चीज भी नहीं होता है एक दूसरे के प्रति। परिवार को तो छोड़ दीजिए, लोग अगर लड़का लड़की एक दूसरे को ही समझ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज हमारे समाज में तलाक का मामला भी बहुत बढ़ा हुआ है, दहेज प्रताड़ना का झूठा केस भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एज फैक्टर भी बहुत बड़ा कारण है जी अंतरजातीय विवाह का। जी और मतलब लड़का लड़की का जो आजकल दाम्पत्य जीवन को कह सकते हैं जो सुखी नहीं है उसका कारण है। तो इससे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उनका शादी जो है ना वो सही उम्र में सबसे पहले कर दें। बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन एक समस्या आ लेकिन रही एक है रानी समस्या जी। आ रही है रानी जी अभी अभी एक चीज जो एक चीज जो अभी देखने को मिल अभी रहा है बहुत देखने को मिल कॉमन रहा है है बहुत ये। कॉमन है ये जी और और जिस चीज की मैं बात जिस कर चीज रहा की मैं हूँ बात कर रहा हूँ वो सारा वो मामला सारा आके मामला अटक जा आके रहा है अटक कि जा रहा है बच्चे कि की शादी बच्चे की तब किया शादी जाना तब किया चाहिए या जाना तब चाहिए होनी या चाहिए तब होनी चाहिए जब बच्चे जब पूरी तरह बच्चे से पूरी सेटल हो तरह से जाएं। सेटल हो जाएं। तो इसके तो ऊपर आपका इसके क्या कहना ऊपर है? आपका क्या क्या कहना है? सेटलमेंट के क्या बाद ही सेटलमेंट शादी के करनी बाद ही चाहिए शादी या इसका करनी कोई चाहिए या इसका कोई वैकल्पिक प्रोसेस भी हो वैकल्पिक सकती है? वेबसाइट भी हो सकती है? देखिए अंजलि जी अगर मेरा मानना है हम अपना राय दे रहे हैं, सही गलत आप सुझाव दीजिएगा हमको। अगर मतलब फाइनेंशियल लड़का स्टेबल होना तो बहुत जरूरी है, लड़का हो या लड़की हो सबको। लेकिन उसका भी एक उम्र होना चाहिए ना, 26 27 हो गया, लड़का अपने स्टेबल हो गया तो गार्जियन को उसकी शादी कर देनी चाहिए। अभी जी क्या होता है ना कि नहीं, लड़का पढ़ लिख गया या लड़की भी है जॉब भी कर रहे हैं तो उसके बाद गार्जियन भी सोचते हैं कि नहीं थोड़ा और मतलब अच्छे से कमा ले, ये कर ले वो कर। तो उस हिसाब से
और उम्र का है कि पता नहीं चलता कब निकल जाता है। तो मतलब गार्जियन को भी बहुत ज्यादा नहीं देर करना चाहिए। ठीक है, अपना पैर पे खड़ा हो जाए तो सही है, लेकिन कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत चीज़ ज़रूरी है ना। अगर आप कमा रहे हैं और उस चीज़ को आप बहुत कमा रहे हैं रणजीत जी, और आपकी शादी सही टाइम पे नहीं हुई, आप परिवार में तालमेल आपका नहीं बैठ रहा है, एक-दूसरे के प्रति मतलब आप लोग का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कमाने का? जब आप तो मेरा मानना है कि नहीं, उम्र का ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को समझना चाहिए कि लड़का-लड़की स्टेबल हो जाए, लेकिन उम्र बहुत बड़ा कारण है, अभी के टाइम में। जी। जी। लेकिन लेकिन ये आपका कहना तो आपका बिल्कुल सही कहना है, तो ये तो बिल्कुल माना सही जा है, ये तो सकता है। माना जा लेकिन सकता है, अगर लेकिन अगर बहुत बार ऐसा होता बहुत है बार कि ऐसा होता जब है मैं कि जब अलग-अलग मैं लड़कों से बात अलग-अलग करता हूँ, लड़कों तो से इसलिए बात मैं करता हूँ, तो इसलिए रजनीश मैं जी की तरफ नहीं रजनीश जी की जाऊँगा, तरफ नहीं उनसे जाऊँगा, ये बात मैं उनसे ये पूछूँगा बात आगे मैं पूछूँगा आगे कि कि मेन चीज़ ये है कि जब हम रजनीश जी से इसमें बात करना चाहेंगे कि अगर लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए शादियों को, तो उसमें एक समस्या आती है कि लड़कों का यानी कि पुरुषों के साइड का ये कहना होता है कि ये चीज़ें बहुत सूटेबल नहीं हो पाती है। तो इसको लेकर रजनीश जी का क्या कहना है? क्या पुरुषों के साथ ऐसी कोई समस्याएँ हैं? रजनीश जी के साथ थोड़ी-सी समस्या आ रही है, तो फिलहाल तो रानी जी से ही पूछ लेते हैं, आप क्या कहती हैं? क्या पुरुषों को ऐसी कोई समस्या नहीं आ सकती है या ऐसा कुछ है क्या? क्या नहीं आ सकती है या ऐसा कुछ है क्या? अब वो तो रजनीश जी बेहतर बताएँगे ना अंजलि जी। ओके, रजनीश जी बताएँगे। ओके, ठीक है, रजनीश तो इस चीज़ को हम इस बात के लिए रजनीश जी से ही एक बार हम पूछ लेते हैं कि रजनीश जी को कई बार थोड़ी-सी कनेक्टिविटी इश्यू हो जा रही है, जुड़ने में। और आप सभी जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं या आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपसे मैं बात करने के लिए बैठा हूँ। आज हम लोग प्योर पॉडकास्ट के मूड में नहीं हैं। आज जेनुइनली हम लोग सब एक साथ वर्चुअली बैठकर बात करने के मूड में हैं। ऐसे मैं आप लोगों को मैं एडवांस में बता दूँ, बहुत ही जल्दी एक जगह अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ पे हम सभी लोग फिज़िकली बैठकर कुछ कंक्रीट कर सकते हैं। यानी कि सभी लोग भूमंत्र और भूमंत्र की जितनी भी सहयोगी संस्थाएँ हैं और समाज के सभी लोग एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसकी भी कोशिश करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ वापस से रजनीश जी को ऐड करने का। उम्मीद करते हैं कि रजनीश जी जल्दी ही हमारे साथ जुड़ जाएँगे। तो रजनीश जी अब आप ये बताइए कि रानी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि शादी को लेकर एक समस्या है। समस्या ये है कि जब तक ये ना हो जाए मतलब नौकरी या उसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए और शादी जल्दी हो जानी चाहिए। जल्दी यानी कि सही समय पर शादियाँ हो जानी चाहिए, ताकि बहुत सारे समस्याओं का समाधान इसी से हो जाए। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या एक पुरुष के रूप में आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात बताइए, हमें कितने बाप हैं, मतलब पिता हैं, जो अपनी बेटी का शादी कोई बेरोजगार लड़के को कर सकते हैं? तो जी। बताइए। कोई नहीं करा सकते हैं। नहीं, आज के बिल्कुल। डेट में तो लोग सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। हुँ, हुँ। जितनी भी लड़की के पिता हैं, वो सरकारी जॉब वाले खोज रहे हुँ, 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 हुँ। हैं। तो स्वाभाविक है, जो
लड़की के पिता खोजते हैं कि हमें सरकारी दामाद चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए लड़का तो मेहनत करेंगे और वो मेहनत करने के चक्कर में वो अपना 30-35 साल एज निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये बात तो सही है, ये माना जा सकता है। तो क्या क्योंकि इसका कोई भी कोई ऐसा बाप समाधान मतलब नहीं है पिता नहीं रजनीश जी? होंगे जो इसका समाधान यही है जो आज के डेट में आप ये कर सकते हैं जो जो लड़की के पिता हैं वो हम्म गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाए, वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। बहुत सारा सेक्टर है जो हम्म। बिजनेस है। आज के डेट में कोई भी पिता अपनी बेटी को एक बिजनेसमैन से शादी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं गवर्नमेंट दामाद ही मिले। अगर वो जाते हम्म। हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर जाते हैं ये बिजनेसमैन की तरफ में, तो स्वाभाविक है एक लड़का का जो एज है 25 से 30 के बीच में, उस दरमियान उनका हम्म। साथ। जी। तो एक बात और है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अजय सिंह त्यागी जी बोल रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह का जी, अजय सिंह जी बोल रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह का एक मूल कारण यह है कि आज के इस भागदौड़ के समय में गार्जियन लोग अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। जबकि अगर माता-पिता को अपने बच्चों से सामाजिक रीति-रिवाजों पर और सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में किस तरह अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़े, उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ है, माना जा सकता है। और माना जा सकता है क्या, ये मानना भी चाहिए कि हमें अपने रीति-रिवाज और संस्कारों के ऊपर तो स्पेशली बात करना चाहिए। और ठीक है अंकु जी, परिचर्चा ही कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। मनीष जी का भी स्वागत है। और रोहित गौतम कह रहे हैं कि दुल्हन ही दहेज है, समाज को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो 100% सही है कि दुल्हन ही दहेज दहेज है। और इन सारी चीजों को ऊपर रिपुराज जी कह रहे हैं कि सरकारी जॉब और प्राथमिकता इसलिए दिया जाता है कि सिक्योर, पर अगर मिल गया घूसखोर तो क्या होगा? ये बात तो सही है। थोड़ी सी बातें समस्याएं तो है ये चीज कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी वाला ही मिल जाए, ये वो। तो एक तरह से अगर हमें हमें दोनों साइड से देखना पड़ेगा। हमें अगर सामाजिक रूप से अगर विचार करना होगा, तो मुझे लगता है रिहारानी जी भी हैं, रजनीश जी भी हैं, ये दोनों अपने-अपने एंगल पर महिला और पुरुष दोनों एंगल पे हमसे बातचीत करेंगे और समाज से भी बातचीत करेंगे। मेरा एक ये कहना है कि हमें थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि लड़की के माता-पिता या उनके जो परिवार के लोग हैं, वो किसी से भी शादी-ब्याह कर दे सकते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक पूरी की पूरी भविष्य देखना कि कैसे उस लड़की की ज़िंदगी आगे गुज़रेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि उस चीज़ की वजह से हम किसी खास और एक ही कैटेगरी के लड़के के ऊपर इतना फ़ोकस करने लगते हैं कि इन सारी चीज़ों के चक्कर में हम अपने ज़मीन और खेत भी बेचकर और कर्ज में पड़ के भी इस चीज़ को हम कंप्लीट करने की यानी कि पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हमें लगता है इसके ऊपर बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं रजनीश जी? इस सब चीज से बचने के लिए, जैसे आप बोल रहे दहेज के लिए लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, तो एक हम पहले एग्जांपल देना चाहेंगे। जी। जब हम लोग सामूहिक विवाह 1 कर रहे थे, तो हम कुछ लोगों से मिले थे, और जब मिले थे उनको हमने बताया सामूहिक विवाह हो रहा है, आप अपनी बेटी को इसमें शादी करिए, उसमें आपका पैसा भी बचेगा, जमीन भी बचेगा, और कहीं ना कहीं समाज से सहयोग लेके आपको सहयोग भी किया जाएगा, जी। और उसमें सामान भी दिया जाएगा। तो उनके तरफ से आया हुँ। रिप्लाई हमको, हम अपना जमीन बेच देंगे चलेगा, बट सामूहिक विवाह नहीं करेंगे। मतलब लोग के अंदर एक वो आ गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, एक ईगो आ गया है। हम सामूहिक विवाह कैसे करें? अगर सामूहिक विवाह में जाके हम करते हैं तो समाज हमें क्या बोलेंगे? अब कोई समाज तो किसी लोग को खाना नहीं दे रहा है ना, खाना तो खुद खाना पड़ रहा है।
लेकिन समाज के लिए वो बर्बाद हो रहे हैं, उनको दिखाने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में। और सामूहिक विवाह 1 के बाद वो लोग, हम देखे, एक मंदिर में जाके शादी किए थे और जमीन भी उनको बेचना पड़ा था। तो हमको दुख जी हुआ इस चीज को। तो आज के डेट में क्या है ना, जो लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और दिखाने के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और अपना जमीन सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, बेच देते हैं। और उस कर्ज कुछ लोग कर्ज भी लेते हैं, तो जो कर्ज लेते हैं ना, वो पूरा जिंदगी सदाने में उनको टाइम लग जाता है। बिल्कुल, ये अगर बात से हमारी सहमत हूँ। अगर हम लोग इस मुद्दे पे आ जाए, सामूहिक में आते हैं, सामूहिक विवाह में करते हैं अपनी बेटी का शादी, अपनी बहन का शादी, तो कहीं ना कहीं एक जो अपने धरोहर की पूंजी है उसको हम लोग बचा सकते हैं, कर्ज में नहीं जाएंगे, ये चीज कहना चाहेंगे। और इसके जी लिए हम लोग, ऐसा नहीं है जो ज्यादा एक ही डिमांड होता है, जैसे कि सरकारी नौकरी के पीछे। अब स्वाभाविक है, आप सरकारी नौकरी के पीछे में जाइएगा तो पैसा तो वहां से डिमांड आएगा। वो अपने हम्म। पूरे खर्चे का ले लेते हैं, जितना वो पढ़ाई किए, जितना उनके लागत है, वो सब जोड़ने लगते हैं। लेकिन रजनीश तो जी, ये ये दिक्कत सही होता भी है। तो नहीं है ना, इसे सही नहीं कहा जा सकता है ना कि अगर ये कोई प्रोडक्ट बेचना तो है नहीं कि इतनी मेरी लागत लगी है और इसके ऊपर इतना मुनाफा रख के इसे बेचना है, जीएसटी जोड़ के ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है, आज के डेट में ऐसा ही होता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप 20 लोगों से जाके मिलिए और उनको बोलिए कि हम्म। सामूहिक विवाह हो रहा है, आप चलिए इसमें करिए, तो उनका 20 लोग का एक ही आएगा जवाब, जो हमको डॉक्टर लड़का से ही करना है या सरकारी लड़के से ही करना है। तो हम्म। स्वाभाविक स्वाभाविक है, हम लोग तो खुद उनको मतलब वो कर रखे हैं, मतलब एक रेट लगा रखे हैं, जो डॉक्टर का 50 लाख, अगर सिपाही है तो 25 लाख, अगर दरोगा है तो 50 लाख, इस तरह से हम लोग खुद मतलब रेट लगा रखे हैं, सब लोग लगा रखे हैं। बिल्कुल। इसमें एक चीज और है कि अभी सत्येंद्र संगीत भैया का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। इन्होंने 2-3 जगहों पे इन्होंने लिखा है, बहुत ही सटीक चीज आपने लिखा है। भैया ये लिख रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा एक चीज जो जरूरी है, इस पे रानी जी का विचार हम लेंगे। सत्येंद्र संगीत जी कह रहे हैं कि अभी का एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि समाज की जो लड़कियां थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर जाती हैं तो उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये आता है कि हम अपने जात पात क्या होता है, ये जात पात क्या होता है और क्या जरूरी है कि हम शादियां इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही करें। मतलब थोड़ी सी पढ़ाई। रानी से ये बात मैं पूछना चाहूंगा, सत्येंद्र भैया ने बहुत ही सटीक क्वेश्चन किया है, शायद ये मेरे माइंड में आ भी नहीं पाता अभी। तो रानी जी, ये भी बात सही है क्या, समाज की लड़कियों का ये समस्या मुझे भी देखने को मिलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरीके से स्टेटमेंट डिलीवर किया जाना या एक मानसिकता बन जाना कि हम अगर पढ़ लिख गए हैं तो हम अपने संस्कारों के बियॉन्ड चले जाएं, उससे ऊपर चले जाएं। ऊपर क्या मतलब नीचे चले जाएं, मतलब संस्कार कोई वैल्यू नहीं देना है। आप इसको कहां तक और कैसे समझते तो हैं? कैसे समझते हैं? देखिए अंजलि जी, अभी एक चिन्हित आप बता रहे थे कि कमेंट आया था अजय जी का कि हम लोग को ना अपने बच्चों को थोड़ा बैठा के अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज के बारे में बताना चाहिए। तो आज के भाग दौड़ में कहीं ना कहीं वो चीज हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। आधुनिकता के होड़ में मतलब हम इतने गुम हो गए हैं ना कि हमारे बच्चे तो उसमें खो गए हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा मतलब संस्कृति क्या है, हमारा रीति रिवाज, हमारे कुल का मान सम्मान क्या है, हम क्या करेंगे जो हमारे परिवार के लिए, हमारे कुल के लिए, हमारे समाज के लिए सही होगा, नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है, आज भी हम बहुत अच्छी अच्छी लड़की को देख रहे हैं जो पढ़ लिख के बहुत ऊंचे ओहदे पे है और जिनकी शादी उनके माँ बाप करवा रहे हैं। तो हर लड़की, मेरा मानना है ना कि पढ़ लिख जाने से कोई अपना संस्कार नहीं भूल जाता है। इसमें कहीं ना कहीं हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप की भी कमी है। जो माँ बाप में हम लोग भी वो हो सकते हैं, हमारी मेरी भी बेटी है, हम ये नहीं कर सकते। तो हम लोग को अपने बच्चों को बैठा के कम से कम संस्कार जरूर देना चाहिए कि नहीं बेटा तुम कुछ भी पढ़ लो लिख लो, लेकिन अपने संस्कार को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम मतलब और इंटरकास्ट मैरिज के बारे में तो बताना ही चाहिए। एक उम्र हो जाने के बाद माँ को तो खुल के अपनी बेटी से इस विषय में बात करना चाहिए।
पिता को खुल के अपने बेटे से बात करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें एक और चीज़ है कि अभी हमारे पास जितने भी रिप्लाई कमेंट आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं सिर्फ़ रानी जी और रजनी जी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जितने सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज समाज के साथ यहाँ वर्चुअली भी और डायरेक्टली बात कर पा रहा हूँ। सत्येंद्र जी एक और बात लिखते हैं, इनका कहना ये है कि थोड़ा-सा कि लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को थोड़ा अच्छे से जागृत करने की आवश्यकता है कि जो शादियों का मैटर है, उसमें आप अपनी खुशहाली देखिए, आप अपना कम्फ़र्ट देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से शादियाँ करिए, लेकिन अपने पेरेंट्स के सहयोग के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके माता-पिता आपके लिए एक अच्छा वर ढूँढकर आपको नहीं दे सकते हैं। इसमें हर्ष सांडिल्य जी लिख रहे हैं अ, कि जो सामूहिक विवाह की बात थी उसको लेकर रजनीश जी आप थोड़ा-सा समझिएगा। ये लिख रहे हैं कि इसमें एक काम ये भी किया जा सकता है कि जो लोग सामूहिक विवाह नहीं करना चाहते हैं, उनको अलग से सहयोग कर दिया जाए। क्या ये संभव है या इसमें कुछ अड़चनें भी आ सकती है? रजनीश जी। देखिए, वो संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है, क्या जो आप हर मतलब शादी का जब सीज़न चलेगा, तो मतलब सभी जगह की तरफ से एक मदद का गुहार आएगा, ठीक है? तो आप मतलब मदद कितने लोग करिएगा? एग्जाम्पल के लिए सामूहिक विवाह है, उसमें क्या होता है जो हम लोग मदद जो लेते हैं वो सामाजिक स्तर से लेते हैं, मतलब आप ही लोग के सहयोग से लेते हैं। तो आप एक ही इंसान से 5 बार तो मदद नहीं ले सकते हैं, इसके लिए एक टाइम निर्धारित होता है, सब लोग उसमें अपना टाइम देते हैं। और अगर हम लोग जब सामूहिक विवाह किए थे तो उसके बाद हम लोग को सिंगल पर्सनल लोगों का भी कॉल आने लगा, हमको आप पर्सनल मदद कर दीजिए। तो पर्सनल में आप एक एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी को कर सकते हैं। इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। अगर आप पर्सनल की बात करेंगे तो पर्सनल में डेली रिक्वायरमेंट आता है, जी। और डेली आप हम और डेली तो ऐसा नहीं है डेली हम लोग मतलब ऐसा है जो कहीं से हम लोग लाते हैं फंड, हम तो उसी लोगों से फंड लेते हैं जो लगातार सहयोग करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सहयोगी हैं। तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ मैं क्योंकि इसकी अपनी समस्याएँ हैं। सुजीत कुमार जी लिख रहे हैं कि अपने समाज में दहेज कुछ इस कदर आसमान छू रहा है और अगर हिसाब से दहेज दे दिया जाए उनको, तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही है कि गाँव में अपना नाम और माहौल बनाया जाए। लेकिन बात यहीं पर तो आकर अटक जाती है कि समाज के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो ज़मीन होते हैं, उसको बेचकर और उस जमा पूँजी को खर्च करके या करवा के किस तरह का माहौल या वाहवाही लूट सकते हैं। अगर शादियाँ 2 परिवारों का एक मेल होता है, अगर बाद में जाकर एक परिवार इतना टूट जाए कि उसकी स्थिति खराब हो जाए, तो बाद में जिस दिखावे के लिए या जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़े थे, बाद में फिर से आप ही को झेलना पड़ेगा और आप ही को समझना भी पड़ेगा क्योंकि परिवार आप दोनों होते हैं, तो सहयोग भी आप ही दोनों को करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ मैं भी इसके ऊपर देखता हूँ कि अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि इस पे आप सभी जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, वो भी अपना विचार रखेंगे और रानी जी और रजनीश से भी मैं ये चीज़ इसके ऊपर चर्चा करूँगा कि एक चीज़ देखने को मिलता है, जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि दहेज में मोटी रकम डिमांड की जाती है, लेकिन उस मोटी रकम का अधिकांश हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी में अलग-अलग चीज़ों के दिखावे के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। वो बचत तो हो नहीं पाती है। तो फिर उस दहेज लेने का मतलब क्या बनता है? आप सभी लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं? और रानी जी से जानना चाहेंगे कि क्या सच में बच पाता है? देखिए आनंद जी, आज के टाइम में दहेज का जो आप बात कर रही हैं कि मोटा रकम लिया जाता है, तो सही बात है। रकम आज के टाइम में मोटा तो लिया जा रहा है, लेकिन पहला चीज है कि बचता कहाँ है।
लोग आजकल इतना डिमांड है लड़की का कि अब लड़के वालों को भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई दहेज दे दिया, मतलब लड़की के पिता दहेज दे दिए तो फिर उनका भी तो डिमांड रहता है कि मेरी बेटी को गहना, आजकल सोना का महंगाई आप देख रहे हैं। तो जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि अगर आप 50 लाख भी दहेज दे रहे हैं ना, तो लड़के वालों को 10 लाख अपने घर से ही खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले उनकी लड़की का भी डिमांड रेट बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा मानना है कि शादी कीजिए, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से मेरी लड़की है ना, जिस लायक, हम उस लायक ही लड़का खोजिए। मेरे पास ही कॉल आता है, हमेशा कॉल आता है अपने ही समाज से, दीदी आप लोग शादी कराते हैं, लड़की मेरी इंटर पास है दीदी, उसके लिए कोई बीपीएससी का लड़का खोजिए। दहेज दीदी जितना मांगेगा हम उतना देंगे। आप बताइए अंजलि जी, जब आप ही बोल रहे हैं कि दहेज जितना मांगेगा उतना दीजिए, तो सामने वाला तो आपसे मांगेगा ही ना। आप एक इंटर पास इसका लड़की के लिए अगर, जी इसका मतलब ये है कि रजनीश जी शुरुआत में ही एक बात कहे कि इसमें बहुत बड़ी समस्या लड़की के जो माता पिता होते हैं उनके साइड से भी होती है कि शायद सही मैच मेकिंग नहीं किया जाता है। अगर हर सभी लोग बीपीएससी और यूपीएससी और आईएएस और आईपीएससी अगर ढूंढेंगे और सरकारी नौकरी वाले अगर लड़के ढूंढेंगे, तो ये संभव तो है नहीं। पूरे भारत का लगभग 1.5-2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। अपने समाज में और भी शायद कम लोग हैं। अब तो स्थिति और भी ज्यादा, शिक्षा का स्तर और सोचने समझने का तरीका इतना ज्यादा नीचे होता चला जा रहा है कि अभी तो उसके ऊपर भी समस्याएं हो रही है कि वो भी अब नहीं बचेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए ये बातें तो सही है। और एक बात है, रजनीश जी से जानना चाहेंगे, निरंजन कुमार कह रहे हैं, तो ये सवाल मैं निरंजन कुमार का रजनीश जी से ही पूछूंगा। निरंजन जी कह रहे हैं कि विवाह तो एक संस्कार है, लेकिन आजकल लोग इसे मतलब शादी विवाह को एक व्यवसाय के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। मतलब बहुत ही भयंकर रूप लेता जा रहा है व्यवसाय के रूप में, जिसके फलस्वरूप समाज का धरातल पर स्तर कमजोर होता जा रहा है और इस समस्या से पूरी समाज ग्रसित होती जा रही है। इसका क्या समाधान हो सकता है और इसको किस नजरिए से देखते हैं रजनीश जी आप? देखिए, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे, अगर कोई लड़की आज की डेट में बीपीएससी हो जाते हैं, तो वो सबसे पहला डिमांड क्या करते हैं, हम बीपीएससी टीचर से ही करेंगे। तो वो उस समय तो नहीं बोलते ना, हम जो हम प्राइवेट से करेंगे या बिजनेस में से करेंगे, तो वो भी तो अपना डिमांड देते हैं पहले। तो हम्म कहीं ना कहीं डिमांड तो लड़की तरफ से भी होता है, जो हम बीपीएससी वाले लड़के से ही करेंगे। तो हम्म स्वाभाविक है, आज के डेट में क्या होता है, अब लोग क्या करते हैं, अपने जो लड़की है वो चाहते हैं लड़की से 100 गुना अच्छा लड़का हो, उसका हम्म फैमिली हो, उसका जमीन हो, जो खर्चा लगेगा देंगे, खुद वो आगे आके बोलते हैं। तो जी ये तो एक व्यवसाय हो गया, ऑटोमेटिक व्यवसाय हो गया है। इसमें यही हो सकता है, जो हम लोग अपने अपने स्तर से, जो जितना हम मतलब हम अगर हमें लग रहा है जो हम चलिए इस लायक में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम्म जो एक प्राइवेट सेक्टर वाले लोग खाना नहीं खाते या वो अपने घर नहीं चला पाते हैं। तो एक दिखावे से हम लोग को बचना चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, दिखा रहे हैं हम लोग, दिखावा कर रहे हैं, लोग को दिखाना है हमको, और उसी दिखावा के चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हम खुद मतलब वो चीज हो, मतलब हम लोग खुद उसमें दलदल में फंसे। जो लड़की के पिता या लड़की घर वाले हैं, वो खुद उस दलदल में खुद आगे आके फंसते हैं, जो हमको ये करना है, हमको वो दिखाना है। अगर एग्जाम्पल के लिए हमारे बगल में किन्हीं का शादी हुआ है और वो इतना हम्म खर्चा कर दिए हैं, तो हम उससे कहीं ना कहीं ज्यादा करके दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, समस्या तो ये है, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है कि ऐसी समस्या नहीं है। और रिपुराज जी कह रहे हैं कि हमें एक नीरज कुमार एमएलसी है, उनसे सीखना चाहिए कि सर्व संपन्न होने के बाद भी साधारण ढंग से विवाह कैसे संपन्न किया जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। अंकु बोल रही है कि लड़का ऐसा ढूंढना चाहिए जो ड्रिंक ना करता हो और बाय नेचर अच्छा हो, वेल मैनर्ड हो, ऐसे लड़के ढूंढे जाने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमें हर चीज के ऊपर एक साथ ध्यान देने की जरूरत है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लड़की वाले गलती कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ लड़के वाले गलती कर रहे हैं।
हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अभी तक की जितनी भी चर्चा मैंने आप सभी लोगों से कमेंट के माध्यम से और रजनीश जी और रानी जी के साथ यहाँ पर साथ में होने के माध्यम से हर तरीके से जो मैंने अभी बात किया है, उसमें एक चीज़ मुझे साफ-साफ समझ में आया है कि शायद समस्या दहेज नहीं है, समस्या उससे भी बड़ी है। दहेज को तो शायद कंट्रोल किया जा सकता है। हमें लगता है समस्या शायद मानसिकता की हो गई है। ये एक सामाजिक मानसिकता बन गई है, लड़की के परिवार वालों की भी और लड़कों के परिवार वालों की भी, कि कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जो सही नहीं हो पाता है उन्हीं के लिए। इसमें भी सत्येंद्र संगीत जी लिख रहे हैं कि दहेज की समस्या वर्षों से है, पर शिक्षित लोग अब थोड़ा दहेज को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। ये भी बात माना जा सकता है क्योंकि हाल के दिनों में मैंने भी बहुत ऐसे लोगों को जाना है कि दहेज वो लोग नहीं लेते हैं या नहीं लिए हैं। देखिए दहेज कोई टर्म नहीं होता है। सही मायने में मैं जब इतिहास को पीछे जाकर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो हम लोग बात तो करते हैं कि दहेज एक अभिशाप है, लेकिन जब इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं अपने सामाजिक संस्कारों के बेसिस पे, तो नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को, महिलाओं को जो हम दहेज की बात करते हैं, जो हम दहेज देते हैं, हकीकत में वो दहेज नहीं होता है। आज कानूनी पहलू के ऊपर महिलाओं को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है ज़मीन मतलब संपत्ति के ऊपर जितना पुरुषों को, यानी कि बेटी और बेटा का समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन नॉर्मली हमारे समाज में ये देखा जाता है कि बेटियां कभी भी अपने पिता के संपत्ति के ऊपर कभी भी क्लेम नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शायद अब पिछले 70-75 सालों के कानूनी पहलू रहे हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन अगर आप पूरे रीति-रिवाज और पीछे जाकर आप देखेंगे, अगर वैदिक पद्धति का आप चले जाएँगे, तो वहीं से ये परंपरा चली आ रही है कि बेटियों को अच्छे से संपन्न तरीके से एक गिफ्ट के रूप में जो भी चीजें एक पिता उसे एक अधिकार के रूप में दे सकते हैं, वो देकर धन धान्य के साथ उन्हें विदा किया जाता था। बस समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो गई है कि पिता बेटियों को जो अधिकार देने की कोशिश करते थे, वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो गई है। एक समस्या आ गई है कि लड़के के परिवार वालों की तरफ से वो अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है और दूसरा कि लड़की के पिता की तरफ से वो दहेज के रूप में देखा जाने लगा है। मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत होगी, तब जाकर हम मानसिक रूप से सही हो सकते हैं कि दहेज के ऊपर क्या एक्शन हमें लेना है, कितना पॉजिटिव रहना है और कितना नेगेटिव। शायद इस चीज़ के ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। रोहित जी लिख रहे हैं, आजकल समाज में लड़के-लड़कियों को देखने के बाद भी शादी को असफल करते हैं। इससे दोनों पक्षों को कैसे बचना चाहिए? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे रानी जी? रानी जी। आवाज आ रही है अंजलि जी? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी, अपना प्रश्न एक बार फिर से कीजिए, आवाज थोड़ा नहीं आ रही थी। ये है कि ये है रोहित कि गौतम जी कह रोहित रहे गौतम हैं जी कह रहे हैं कि आजकल समाज में जो लड़का और लड़की देखा जाता है, वो देखने के बाद भी कई बार शादियां असफल हो जाती है। शादी को तोड़ देते हैं देखने के बाद। तो दोनों पक्षों को इससे कैसे बचना चाहिए? लड़की वालों को क्या करना चाहिए? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और लड़के वालों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मर्यादा बनी रहे, बनी रहे? जी, मेरा मानना है अंजलि जी कि लड़की के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, तो लड़की देखने से पहले आप उनके परिवार को पहले जानिए, समझिए, आपके लायक है, नहीं है। और यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि शादियाँ मतलब देखने के बाद अगर लोग नहीं करते हैं, तो रूप रंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। हाँ, देखने में लड़की अच्छी हो, लेकिन अगर लड़की के लायक आपकी लड़की है, पढ़ी-लिखी है, उनका परिवार अगर सामाजिक रूप से अच्छे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि शादी आपको या किसी को भी शादी लड़की देखने के बाद उसके रूप रंग को देखकर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल।
और अगर एक पुरुष के रूप में देखा जाए तो रजनीश जी इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले एक और मुद्दा है इस पे, जो जी। आज की डेट में क्या होता है ना, जो लड़का लड़की देखने के बाद नंबर एक्सचेंज कर दिया जाता है। मतलब लड़की को लड़का का नंबर दे दिया जाता है और लड़के को लड़की का नंबर दे दिया जाता है। तो एक ये भी मुद्दा है जो मतलब देखा सुनी हुआ और नंबर एक्सचेंज हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, नंबर देखा सुनी हो गया, नंबर दे दिया गया और नंबर देने का पता चलता है जो एक मंथ या 15 दिन के बाद रिश्ता टूट जाता है। तो एक मुद्दा ये भी है जो नंबर एक्सचेंज हो जाता है, और ये सबसे बड़ी मुद्दा आज की डेट में। एक एग्जांपल हम आपको देना चाह रहे थे बहुत देर से। जो अभी हमारे एमपी के जो मुख्यमंत्री थे, हुँ, सतमोहन हुँ। यादव जी थे, वो अपने हुँ, बेटे हुँ। का शादी 11 जोड़े सामूहिक विवाह में ही करवाए थे। ये हाल फिलहाल हमको लगता है 1-2 मंथ हुआ है। तो आज के डेट में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, समाज को बदलने में टाइम लगेगा। तो एक ये भी मुद्दा है। और दूसरा हम आते हैं आपके जो आपका क्वेश्चन था, जो देखा सुनी होने के बाद, तो पहला मुद्दा तो ये हो गया नंबर एक्सचेंज के बाद। दूसरा मुद्दा ये भी है, जो कभी कभी क्या होता है, जो देखने के बाद जो आप दहेज की बात कर रहे हैं, दहेज में बात नहीं बनता है और इस वजह से भी रिश्ता कैंसिल हो जाता है। ये दोनों अच्छा। मुद्दा है। जी। तो इस पे सुजीत कुमार जी लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है अपने लड़की से हाईली क्वालिफाइड और सक्षम परिवार में शादी करने पे दहेज की समस्या ज़्यादा आ रही है। अगर एक समान बैकग्राउंड का परिवार हो, तो वहाँ दहेज बहुत सीमित होता है या ना के बराबर होता है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम लोग भी मान सकते हैं और मानते भी हैं। आई होप कि हमारे रानी जी और रंजीत जी दोनों इस बात से सहमत ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और चंद्रशेखर प्रसाद जी लिख रहे हैं कि अब तो लड़की वाले का ही डिमांड बढ़ रहा है कि लड़के ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल ये भी माना और कहा और समझा जा सकता है। अ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। तो आज हम सिर्फ़ इतनी चीज़ों पे बातचीत नहीं करेंगे, इसके अलावा एक और मामला है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत किया, आपके सवाल हमने लिया। एक और मुद्दा है जिसके ऊपर बातचीत करना है। रानी जी और रिपुराज जी, वत्स सेवा समिति और भूमंत्र दोनों मिलकर हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाती है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम लोग बात करेंगे सामूहिक विवाह के ऊपर। तो सामूहिक विवाह में बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां होती है, तो उसके ऊपर भी एक बात और चर्चा करने की जरूरत है। एक एक मिनट हम दोनों लोगों को देंगे। रानी जी, आप सामूहिक विवाह में आप क्या परेशानियां महसूस की हैं समाज की तरफ से कि क्या दिक्कतें आती है सामाजिक सामूहिक विवाह में? क्या ये सफल हो पा रहा है या इसमें और भी कुछ सामाजिक योगदान की जरूरत है? देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो जहाँ तक सामूहिक विवाह का बात है ना, जो हम लोग आयोजन करते हैं, तो हमारे समाज का तो उसमें एक भी जोड़ा अभी तक नहीं आया है। तो समझिए कि वहाँ पे 0% हमारे समाज का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है वहाँ शादी ब्याह में। हम लोग अपना जो भी इतना एफर्ट हम लोग लगाते हैं, तो बाकी सभी लोग वहाँ पे आते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सब लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन अपने समाज का तो लोग वहाँ पे आता ही नहीं। एकदम मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते हैं हमारे सोसाइटी में। मतलब जिनको क्या बोले, खेती बाड़ी के नाम पे 2-4 कट्ठा भी जिनको है ना, उन जी, लोग की जी। तरफ से मेरे पास कॉल आता है कि दीदी हमारी बेटी की शादी करनी है, 2 बेटी है, 4 बेटी है। हम लोग को बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से लड़का देख लीजिए, बाकी आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग बहुत अच्छे से आपकी बेटी की शादी वहाँ करवा देंगे। तो उनका जवाब आता है कि नहीं दीदी, हम वहाँ शादी अपनी बच्ची का नहीं करवाने जाएंगे, हमारा इज्जत नहीं रहेगा, आप लोग हमें मदद कर दीजिए। तो मेरा मानना है अंजलि जी कि समाज को थोड़ा ये सब चीज से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। लोग सोचते हैं समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा अगर आपका 2 कट्ठा खेत भी बिक
जाएगा, कल आप सड़क पे आ जाइएगा कटोरा लेके, तो समाज आपको खाने के लिए तो नहीं देगा। आपके ऊपर बेहिसाब खर्चा आ जाएगा, तो आपको समाज कर्ज भरने में तो मदद नहीं करने आएगा। तो लोग को सोचना चाहिए कि नहीं, मतलब अत्यधिक जो खर्च होता है उससे सामूहिक विवाह हम लोग का एक प्रयास है उबारने का। तो लोग को भी इसमें आके हम लोग को सहयोग करना चाहिए। हम लोग को इसमें कठिनाई तो आती है, फाइनेंशियल हम लोग को बहुत कठिनाई आती है। लास्ट टाइम में हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं हो पाता है, तो हम लोग किसी तरह से मतलब हम लोग करते हैं, और हम तो इसमें मतलब सारा योगदान रजनीश को ही देना चाहते हैं, जो इतना कम उम्र में ये लड़का हो के और इतना मतलब आगे तक इस चीज को ले गया और ले जाता है। मेरा एफर्ट तो इसमें 20% ही रहता है, 80% तो इसी का इसमें रहता है। लेकिन हम लोग को इसी बात का अफसोस रहता है, और हम लोग चर्चा भी करते हैं कि अपने समाज का अगर एक जोड़ा भी इसमें आता ना, तो हमारा सारा किया हुआ सार्थक हो जाता है। लेकिन नहीं, लोग मंदिर, रजनीश का कहना सही है, लोग मंदिर में शादी करते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। जी, जी। तो ये बात बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही चीज़ है। रजनीश जी से एक बात इसमें एडिशनली, क्योंकि रानी जी तो समस्याएँ बता ही दिए। अब अगर इस साल की बात की जाए, तो इस साल सामूहिक विवाह का आयोजन आप लोग करने वाले हैं 2026 में। तो उसकी क्या रूपरेखा है रजनीश जी? ये आप हमें बता सकते हैं डिटेल में, या समाज को एक बार बताइए? शायद हो सकता है समाज जागरूक हो और शायद सामूहिक विवाह की तरफ एक बार मुड़ने की कोशिश करे समाज। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का जो सामूहिक विवाह 0.3 मतलब तीसरा सामूहिक विवाह जो है वो 15 फरवरी 2026 को रखा गया है, जो महाशिवरात्रि के दिन रखा गया है। जी, और इस प्रोग्राम में हम लोग अभी तक 6 जोड़े का फिर से प्लान कर रहे हैं, मतलब लगातार हम लोग 6 जोड़े का कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मनी का। तो हम जी। लोग जितना हम लोग से कैपेसिटी होता है, मतलब कैपेबल है, उतना हम लोग सामाजिक सहयोग से लेके और उसको करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे पिछले बार क्या हुआ था, जोड़ा हमारा जैसे जोड़ा कन्फर्म होता है तो बहुत लोग उनको भड़का भी देते हैं। पहला समस्या ये भी आता है। दूसरा होता है कि लोग मतलब कहीं पे 1000-2000 रुपये बैठ के खर्चा कर देंगे, बैठ के खर्चा कर देंगे, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप उनसे अगर 500 रुपया मांग दीजिएगा सहयोग राशि में, तो वो आप पे हिसाब लेंगे या क्वेश्चन मार्क देंगे, जो क्या करिएगा, कैसे करिएगा, किस तरह से करिएगा। एक ये भी मुद्दा। तो हम छह जोड़ा का लगातार करते आ रहे हैं, और 6 जोड़ों का इस बार भी होगा। ये 15 फरवरी को, और इसमें क्या है, हमारा शादी जो होगा वो शाम के टाइम होगा और पूरे धूमधाम से होगा। मतलब 6 जोड़ों के लिए हम लोग 50,000 रुपये तक का सामान, जो लड़की को, एक बेटी को, एक बहन को जो बेड दिया जाता है, बेड, ट्रंक और मिठाई खाजा, मतलब मिठाई खाजा भी हम लोग बनवाते हैं, डाला भी बनवाते हैं, दही चूड़ा जो होता है, फल। उसके बाद हम लोग पूरे धूमधाम से मतलब बारात ले जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा पे डांस करते हुए बारात जाता है 2-3 किलोमीटर तक। और इस बार भी प्लानिंग है। और 2-3 किलोमीटर डांस होने के बाद हम लोग प्रोग्राम को ले जाते हैं जो विवाह स्थल पे, वहां पे जयमाला होता है रीति रिवाज से, जिस तरह से होता है। उसके बाद सारी हिंदू हिंदू विधि विधा से जो चीज भी होता है उसमें उसमें सारे किया जाता है, और अच्छे से उनका शादी कराया जाता है। और शादी कराने के बाद उनका बिदागरी तक हम लोग मतलब बिदागरी कराते हैं, और अपने गाड़ी, मतलब अगर कोई ऐसे जोड़ा है जिनके पास साधन नहीं है, तो उनको हम लोग साधन भेज देते हैं। और पूरा चीज का व्यवस्था के, मतलब ऐसा नहीं लगता है वो सामूहिक विवाह है, वो ऐसा लगता है जो परिवार का शादी है, इस जी। तरह से होता है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, सामाजिक लोग आते हैं देखने के लिए, और वो बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सत्येंद्र संगीत भैया अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। इन्होंने अभी कमेंट किया है, मैं उस कमेंट को भी मैं पढ़ूँगा। लेकिन उससे पहले एक रहेगा कि इस बार भैया से आग्रह रहेगा कि अगर बिहार में रहें और अगर फ्री रहें, तो आपके लिए निमंत्रण है कि 15 फरवरी के सामूहिक विवाह वाले में आप हौसला बढ़ाने के लिए शामिल ज़रूर होइए। ये आपसे हम लोग उम्मीद भी करेंगे, और उम्मीद क्या, ये अधिकार बनता है आपके ऊपर हमारा कि आपको इसमें शामिल होना चाहिए। क्या कहते हैं रजनीश जी? ये प्रोग्राम हम सब का है, किसी सिंगल का नहीं है, सभी लोग का है। इसमें हुँ, हुँ। सभी लोग
का प्रोग्राम है और ये अपना प्रोग्राम है। सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के अपना समझ के उस प्रोग्राम में आए। जितने लोग आते हैं प्रोग्राम में, उतना थोड़ा हम लोग जो छोटा कार्य करता है उनको मनोबल बढ़ता है इससे। जी, बिल्कुल। तो अभी मैं बात कर रहा था, तो रानी जी आप कुछ रानी जी आप कहना कुछ चाहेंगे? कहना चाहेंगे? नहीं अंजलि जी, मेरा कहना है कि जितने लोग भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं हमें, उन सबसे बस यही कहना है कि अपने आसपास आप लोग देखिए, अगर इस तरह का कोई है जो अपनी बच्ची का शादी कराने में असमर्थ है, उनको बैठिए, उनको समझाइए इन चीज को कि नहीं आप अपनी बच्ची का वहाँ शादी कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। और आप लोग भी आइए हमारे सामूहिक विवाह में, जितने भी लोग हैं, अगर संभव है आप लोग आसपास हैं बिहार में, बिहार के आसपास, आप लोग आइए और हमारा जिस हिसाब से आप सहयोग करना चाहते हैं, हमारा आप लोग सहयोग करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। मारवाड़ी संस्था में हम देखते हैं सामूहिक विवाह होता है, कास्ट में देखते हैं सामूहिक विवाह होता है, तो हम लोग भी मत सेवा समिति का सामूहिक विवाह शुरू किए। लेकिन अब अपने ही लोग वहाँ नहीं आते हैं तो हमें बाकी लोग का वहाँ पे करवाना पड़ता है। तो बस इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसमें आके और सहयोग कीजिए। सहयोग नहीं, यहाँ पे आके आप लोग भी अपनी बच्चियों का जो सक्षम नहीं है खर्च करने में, जो कर्ज लेना चाहते हैं या खेत बेचना चाहते हैं, वो मत कीजिए और यहाँ अपनी बच्चियों का शादी आके धूमधाम से कीजिए। बिल्कुल। तो इसमें अब सत्येंद्र संगीत जी लिख रहे हैं कि, और ये बिल्कुल सही है, मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि पहले दहेज के पैसे से शादी भी हो जाती थी और कुछ काम भी लोग कर लेते थे, यानी कि कुछ कंक्रीट और कुछ बेहतर कर लेते थे। लेकिन आज की कंडीशन तो ऐसी हो गई है कि दहेज के नाम पर जो भी पैसे लिए जा रहे हैं, वो तो खर्च होते ही हैं, लेकिन दिखाने की प्रवृत्ति और मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़के वाले अपने घर से भी पैसे खर्च कर रहे हैं। इसलिए दहेज की समस्या में सुधार लाने के लिए सादगी से शादी करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल 100% सही है। और अब आज हम इन सारी चीज़ों के अलावा इसके समाधान को लेकर एक और चीज़ हमारे पास है, जिसको लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी लोग इसके ऊपर अपना विचार देंगे और आप ही के विचार से चीज़ें चलती भी है। समाज सिर्फ मुझसे नहीं है, समाज आप ही हैं और आप ही से है। तो मुद्दा ये है कि अभी तक जितनी सारी बातें हमने करी पिछले 1 घंटे में, जब से शुरू किया तब से लेकर अभी तक में, उसमें एक चीज़ और भी कॉमन थी जिसके ऊपर अभी तक हमने चर्चा नहीं किया। अंतरजातीय विवाह, जिसके ऊपर डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। अंतरजातीय विवाह और इसके साथ एक और चीज़ है जिसके ऊपर अभी बहुत सारे लोगों ने बात नहीं किया, मैं उसको आपको एक बार मैं याद दिला दूँ। अपने समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक समय में बिहार से माइग्रेट करके अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग शहरों में सेटल हुए। बहुत सारे परिवार के लोग, बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए काम करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं कि उनको समस्या हो रही है मैच मेकिंग करने में, यानी कि लड़के ढूँढने में। या जो लड़के बिल्कुल सेटल्ड हैं अलग-अलग शहरों में, देश या विदेश में अलग-अलग जगहों पे, उनको भी अच्छी वधु ढूँढने में समस्या हो रही है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो अंतरजातीय विवाह का समाधान कह लीजिए या इस तरह की व्यस्तता से रिलेटेड चीज़ों का समाधान करने की बात कह लीजिए, इसके लिए भूमंत्र ने भूमंत्र विवाह के नाम से एक डेडिकेटेड, समाज के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था की है। आप चेक कर सकते हैं, भूमंत्रविवाह.com आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए। हमारे समाज के जितने भी अभिभावक हैं, सिर्फ़ अभिभावक ही नहीं, जितने भी वर या वधू हैं, अब संकोच जब इस चीज़ पे नहीं होती है कि हम अब खुद से शादी कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर जब चर्चाएँ हो सकती है, तो फिर इसके ऊपर तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए कि हम खुद से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। बहुत सारे विवाह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो बिल्कुल मिक्स हैं। तो भूमंत्र ने समाज के लिए एक डेडिकेटेड
एक वैकल्पिक व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश की है कि समाज के जो लोग हैं वो अपने वर और वधू के मैचिंग के लिए, मतलब आप ऐसे समझिए ना, अगर नॉर्मल भाषा में मैं बात करूं तो वो प्लेटफॉर्म एक तरह से अगुआ है। हम लोग है ना, हम लोग सामाजिक रूप से हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, अगुआ। ठीक है, तो भूमंत्र विवाह आपका और समाज का एक अगुआ है। आप भूमंत्र विवाह पे रजिस्टर कीजिए। आप वहां पे लड़के वाले लड़की के प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लड़की वाले लड़के के प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन सारी चीजों को देखिए, समझिए, और यहाँ पे दो चीजें उसके कंक्लूजन में आएंगी कि उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है भूमंत्र की, ये एक अगुआ के रूप में आपका सहयोग करे सही तरीके से, सही मैच मेकिंग में, तो उसकी भी अगुवाई की जाएगी, कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ उसके थ्रू हम ये भी आप लोगों से कहेंगे कि इन सारी चीजों के अलावा अगर आपको लगता है कि समाज क्या कहेगा और 5 लोग 4 लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठने की कोशिश अगर आप करेंगे, तो भूमंत्र और वत्स सेवा समिति सामूहिक विवाह के माध्यम से एक जन जागृति की कोशिश भी करेगी और आपका सहयोग भी करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो पूरी चर्चा थी ये बहुत बेहतरीन रही होगी। आप एक बार कमेंट के माध्यम से आप हमें एक बार जरूर बता दें कि आज का ये चर्चा कैसा रहा। और एक बार फिर से मैं बता देता हूं, भूमंत्रविवाह.com पे आप जरूर जाइए, रजिस्टर कीजिए, मैच मेकिंग करिए, ज्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपस में एक दो परिवार मिलकर बातचीत करिए, बैठिए, और अगर आपको सामाजिक सहयोग की जरूरत पड़ती है तो भूमंत्र और वत्स सेवा समिति आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। इसी तरीके से चूंकि अगले रविवार से अभी भूमंत्र की एक जो अभी सारी सिस्टम चल रही थी, यानी कि भूमंत्र संवाद की जो पूरी श्रृंखला चल रही थी, वो मंगलवार रात 8 बजे की चल रही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही हेक्टिक दिन हो जाता है और ठंड का समय भी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे गेस्ट को भी थोड़ी समस्या होती है। तो कोशिश की जाएगी कि इस रविवार से, मंगलवार की जगह पर रविवार के शाम में आप लोगों के साथ परिचर्चा किया जाएगा। तो अगले रविवार से शाम 6 बजे, आने वाले रविवार से शाम 6 बजे भूमंत्र संवाद आप सभी लोगों के साथ किया जाएगा। इसके अलावा भूमंत्र चौपाल, जिसे भूमंत्र और रिपुराज जी ये सारे लोग मिलकर इसकी अगुवाई करेंगे, तो इसके लिए भी अनाउंसमेंट भूमंत्र ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। और अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं भूमंत्र चौपाल से, तो भूमंत्र पे ग्रुप में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा और आप बहुत ही कुछ सीखे होंगे, और शायद उम्मीद करते हैं कि आप सामाजिक योगदान और जो बुराइयां हैं उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। रजनीश जी और रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं रविवार शाम 6 बजे। शुभ रात्रि।